गाइस ध्यान देते हैं, आपको याद होगा लास्ट एस ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था। और वो पढ़ने के साथ साथ मैंने आपको एक सवाल भी पूछा था, बहुत ही आसान सवाल था। अगर आपको अच्छे से याद होगा, सवाल ऐसा था कि सर एस ब्लॉक में आपकी अगर बात की जाए लिथियम एंड बेरिलियम की, तो लिथियम एंड बेरिलियम में जैसा लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू मोर नेगेटिव है, वैसा आपके बेरिलियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू मोर निगेटिव क्यों नहीं है उसके ग्रुप में। उसका क्या कारण है, तो मैंने आपसे सवाल पूछा था। और सवाल पूछने के साथ साथ ये भी जानकारी दी थी, मैंने कहा था लिथियम के कंपैरिजन में आपका बेरिलियम का साइज और भी छोटा है। लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो इसका मतलब है कि बेरिलियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है लिथियम के कंपैरिजन में, और वो टेबल से भी हमने समझ लिया था उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा निगेटिव है। उसी के साथ साथ आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू अगर देखा जाए तो वो लिथियम के कंपैरिजन में बेरिलियम की थोड़ी ज़्यादा है। और बट इन दोनों के अलावा और दो चीज़ें होती, वैसे तो एक चीज़ होती और दो चीज़ें होती, मैं बता देता हूँ कौन सी है। एक होता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और दूसरा होता है एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। तो भाई ये टोटल 4 फैक्टर है, ये चारों के चारों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, और इन्हीं के बेसिस पे आपका डिसाइड होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। हम किसी एक फैक्टर के बेसिस पे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, इन चार में से किसी एक फैक्टर के बेसिस पे हम नहीं बता सकते हैं। हमें चारों के चारों फैक्टर कंसीडर करने होते हैं, और चारों के चारों फैक्टर को कंसीडर करते हुए ही हम बता सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू मोर नेगेटिव है या फिर लेस नेगेटिव है। तो ये चारों फैक्टर को कंसीडर करने के बाद ये पता चलता है इनमें से कुछ फैक्टर किसी के लिए कम होते, किसी के लिए ज़्यादा होते हैं। फिर उन्हीं बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जो है, भले हाइड्रेशन एंथैल्पी बेरिलियम की ज़्यादा हो, लेकिन उसका सब्लिमेशन एंथैल्पी या ऑटोमाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी वैल्यू कुछ और अलग होगी उसके कंपैरिजन में। इसलिए बेरिलियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव नहीं है, ये कारण है। अब एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल 3 चीज़ों पे डिसाइड होता है। ऐसे उन्होंने बोला है कि एंथैल्पी ऑफ आपका सब्लिमेशन, दूसरा ऑटोमाइजेशन, और दूसरा आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी, और तीसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी। बस इसके अलावा चौथा फैक्टर भी है, हालांकि उन्होंने बोला नहीं होगा। कहीं एनसीईआरटी के एक आध लाइन में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि ये फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। इसको आपने याद रखना है। भाई चौथे पॉइंट की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, अब इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। लास्ट में आपको याद होगा पुरानी बुक जो है मेरी एनसीईआरटी है वो चल रही थी हमारी एनसीईआरटी का, मेरे पुरानी एनसीईआरटी में पेज नंबर 299 है। आपके नई एनसीईआरटी में देख लेना कौन सा पेज नंबर है, जिसके अंदर हम लास्ट में पढ़े थे अलग अलग ट्रेंड, जिसके अंदर टेबल दिया हुआ था ग्रुप नंबर 2 का। तो भाई हमारा जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 2 है, उसका हमने पूरा टेबल ट्रेंड के लिए पढ़ा हुआ था, जिसके अंदर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, उसके बाद आयनेशन एंथैल्पी, उसके बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी, मेटालिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, और उसके बाद ऑकरेंस इन द लिथोस्फीयर वाला पॉइंट तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, वो नहीं देखना था। अब थोड़ा एक बात और बता देता हूँ, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, क्योंकि एक पॉइंट है जो पिछली वीडियो में छूट गया था बताना। क्योंकि ऐसा ही होता है, ब्लॉक में इतने सारे पॉइंट होते हैं, कभी कभार एक आध पॉइंट रह जाता है, अपने को बाद में याद आता है। तो देखो पॉइंट क्या है, आपने देखा होगा ऊपर से नीचे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ट्रेंड में बोला गया है कि ऊपर से नीचे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों के लिए कम होता है। यहाँ तक कोई आपत्ति है? नहीं है। क्यों कम होता है उसका कारण भी मैंने बताया था। मैंने कहा था ऊपर वाले हार्ड होते हैं एलिमेंट्स, सॉलिड स्टेट में होते हैं, नीचे वाले सॉफ्ट होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। अभी हार्डनेस से सॉफ्टनेस की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएगा, इसलिए ऊपर से नीचे कम होता है, ये कारण मैंने बताया था। लेकिन हम जब एनसीईआरटी पढ़ते तब थोड़ा प्रॉब्लम जाता है। एनसीईआरटी पढ़ते समय लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता है, आपको मालूम है। ब्लॉक की एनसीईआरटी अगर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ी, पूरी लर्न नहीं रही, तो कुछ नहीं हो सकता है। जब हम एनसीईआरटी पढ़ने के लिए जाते हैं भाई, तब एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते हमें एक चीज समझ में आती है, और वो कौन सी चीज है मैं अभी आपको याद दिला रहा हूँ, ध्यान देके अच्छे से याद रखो। वो ये कि एनसीईआरटी में बोला गया है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं क्योंकि एटॉमिक साइज ऊपर वाले का बहुत छोटा है। ऊपर वाले का साइज छोटा है इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है, नीचे वाले का साइज बड़ा है इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम है। और इस साइज के ऊपर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिसाइड हो रहा है? सर साइज के बेसिस पे अगर डिसाइड करना है तो एक चैप्टर है, आपको याद होगा, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड अरीन, जो मैंने पढ़ाया हुआ था। उस चैप्टर में हमने कहा था कि हेलोजन्स में, यानी कि ग्रुप नंबर 17 में अगर आपको याद होगा, ग्रुप नंबर 17 जो है हेलोजन का, जिसमें हम डिस्कस करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन।
एस्टाटाइन तो रेडियो एक्टिव, इसको छोड़ दो। ऊपर से नीचे आपका एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ता है। ये इसका मॉलिक्यूल लेके हमने डिस्कस किया था, CH3F, CH3Br, Cl, CH3Br एंड CH3I। इसके लिए अगर देखा जाए तो ऊपर से नीचे देखो क्या हो रहा है, एक तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, और हम उस चैप्टर में कहते थे कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, एकदम करेक्ट है। लेकिन होता क्या है, और एक चीज होती है, ऊपर से नीचे अगर हम देखेंगे CH3 तो कॉमन है सब में, FCl, Br, I, इनका साइज बढ़ते जा रहा है, इसका साइज छोटा है, इसका बड़ा है, इसका और भी बड़ा हो गया, इसका और भी बड़ा हो गया, तो ऊपर से नीचे आपका साइज बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे आपका साइज बढ़ते जाएगा, साइज बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ने से वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, एंड वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से आपका मेल्टिंग, आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, हमने डिस्कस किया होता है वहाँ पे। वो कौन से ग्रुप नंबर 17 में हैलोजन डेरिवेटिव अल्केन एंड अरीन, यानी कि हेलो अल्केन हेलो अरीन के अंदर ये डिस्कस किया पॉइंट था। लेकिन सर ये पॉइंट अगर हम यहाँ लगाएंगे तो लागू नहीं होता है, क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि यहाँ ग्रुप नंबर 1 एंड आपका ग्रुप नंबर 2 पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप में अगर देखा जाए तो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ये सीजियम, फ्रांसियम, यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, रेडियम, बेरियम, ठीक है। इस तरीके से उल्टा लिख दिया क्या, ऊपर नीचे हो गया। बेटा मंगेकार सेंट्रो बाप चाहिए था, यहाँ पे रोए चाहिए था, ठीक है। अलीना के रोब से फरार, ओके। अब इसके अंदर ध्यान से देखना, अगर वही सेम ट्रेंड इधर लगाया जाए तो भाई ऊपर से नीचे तो इधर भी साइज बढ़ते जा रही है सर, अगर ऊपर से नीचे इधर साइज बढ़ेगी तो इधर भी सरफेस एरिया बढ़ेगा, इधर भी अगर आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, जिस वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ना चाहिए। लेकिन सर वो ट्रेंड हम यहाँ क्यों नहीं लगा सकते, उसका मुख्य कारण समझो। यहाँ पर क्या है, ये इट इज एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ये CH3F, ऐसे CH3F का F मॉलिक्यूल, और वैसे इधर CH3F का दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा। तो एक कंप्लीट मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया की यहाँ पे बात हो रही है। और यहाँ पे सीन कैसा है, ये जो सारे मेटल्स हैं, ये मेटल में कोई अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं होता, ये मेटल आपस में मेटालिक बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। इसमें होता है ऐसा है कि एक कंप्लीट सॉलिड है, इसके अंदर मेटल के एटम रहेंगे, M मतलब मेटल का एटम समझो आप, M। इसमें सरफेस एरिया वाला सीन नहीं है। ये मान लो कि सारे के सारे आपके या तो मैग्नीशियम के आइटम है, स्ट्रोंटियम के, आपके सीजियम के या रुबिडियम के, किसी भी एक मेटल के सारे आइटम हैं। तो इसके अंदर सीन ऐसा होता है कि मेटल के आइटम क्या करते हैं, आपस में मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। किस तरीके से मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, तो आपको इनके आउटर मोस्ट शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। कैसे ओवरलैप करते हैं अभी नहीं बताऊंगा, सॉलिड स्टेट में बताऊंगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। फिलहाल के लिए आप क्या याद रखो, इस चैप्टर के अंदर सरफेस एरिया वाला सीन क्यों आता था, क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का पूरा सरफेस एरिया, दूसरे मॉलिक्यूल का पूरा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के बेसिस पे ये मॉलिक्यूल हमारे अलग अलग थे, मॉलिक्यूल अलग अलग थे, इसलिए उनका सरफेस एरिया अलग अलग था। जितना ज्यादा जिसका सरफेस एरिया रहेगा उतना ज्यादा वेंड्रॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, पहली बात। दूसरी बात, ये मॉलिक्यूल फ्री थे एक दूसरे से। इधर क्या है एस ब्लॉक के अंदर, ये जो एस ब्लॉक, अगर कोई भी मेटल ले लो, ये M मतलब मेटल ले लो, ये मेटल मान लो कि सोडियम है, तो इसके अंदर Na के कई सारे हजारों लाखों करोड़ों एटम्स रहेंगे। ये एटम एक दूसरे से फ्री नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मेटालिक बॉन्ड से, पहला पॉइंट ये। भाई दूसरा पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट वाला, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे सर ये साइज वाला सीन क्यों नहीं लगता है, क्योंकि कारण मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ सरफेस एरिया वाला सीन इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो आइसोलेटेड सेपरेट अलग अलग मॉलिक्यूल आइटम नहीं है। अगर वो अलग अलग होते एक दूसरे से, मतलब बेरलियम, अगर इसके अंदर मैं एग्जांपल ही लिख लूँ, टिपिकली मान लो कि यहाँ Na है, ये भी Na का आइटम, 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 ये भी, मान लो कि ये मैंने 1 ग्राम Na लिया, सोडियम, 1 ग्राम सोडियम के अंदर इतने सारे सोडियम के आइटम हैं। तो इतने सारे जो आपके सोडियम के आइटम हैं ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। अगर ये एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तब इनके सरफेस एरिया से एक दूसरे की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, और फिर तब हमने कहा होता कि जिनका सरफेस एरिया ज्यादा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा और उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ज्यादा, ऐसा कहा होता। अब यहाँ पर सीन क्या होता है भाई, इधर ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, आइसोलेटेड नहीं है, एक दूसरे के अंदर घुले मिले हुए, वो एक दूसरे के साथ मेटालिक बॉन्ड से बॉन्डेड है, सेपरेट नहीं है, कंबाइंड स्टेट में है, यहाँ पे एग्रीगेटेड एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है, एटम्स है सारे। अब इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट साइज के बेसिस पे क्यों बोला गया है। अगर आप एनसीईआरटी का पॉइंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर कहते हैं कि ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम आते हैं इस ब्लॉक के अंदर, आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाता है, और वो कम होने का उसके कारण बताया साइज। साइज क्यों उसका कारण है, कारण ध्यान देके बढ़िया से सुन लो। होता क्या है भाई, ऊपर वाले जो एलिमेंट है उनका, लिथियम ले लो, ऊपर वाला जो लिथियम है उसका साइज छोटा है। साइज छोटा होने से एक लिथियम, दूसरा लिथियम, तीसरा लिथियम, इनके छोटे छोटे साइज है,
तो इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाएंगे, शेयरिंग हो जाएंगी, या फिर मेटालिक बॉन्ड से जब एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो जाएंगे, तो साइज छोटा होने की वजह से उनका बॉन्ड काफी स्ट्रांग रहेगा। वैसे अगर यहाँ बात की जाए तो ये सोडियम का थोड़ा साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जब मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे तो साइज बड़ा होने की वजह से उनके बीच का थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहेगा। और जैसा नीचे आएंगे, मान लो सीजियम में ले लो, ऐसा एग्जाम्पल ले लो, इनका साइज अगर और भी बड़ा है तो ये साइज थोड़ा बड़ा निकलना चाहिए मॉलिक्यूल का। अगर साइज देखो बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जब आपके मेटालिक बॉन्ड बनेंगे या फिर आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिट जब ओवरलैप करेंगे तो उस समय उनकी ओवरलैपिंग उतनी स्ट्रांग रहेगी नहीं, क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से ओवरलैपिंग कम होती है, साइज छोटे होने की वजह से ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग रहेगी उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतना ज्यादा आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। तो अगर एनसीईआरटी के अंदर पढ़ते समय आपको ये पॉइंट मिले कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के अंदर ऊपर से नीचे आते आते मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज, ऊपर वाले एलिमेंट का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो उसका कारण क्या है? छोटा साइज होने की वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों इसलिए ज्यादा है? तो कारण बताना, ऊपर वाले एलिमेंट का साइज छोटा होने की वजह से वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जब मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं या आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप होते हैं तो ओवरलैपिंग होने के बाद साइज छोटा होने की वजह से एक्सटेंसिवली उनकी बीच में ओवरलैपिंग होती है, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, और बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका स्ट्रांग होता है। और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, नीचे वालों की साइज थोड़ी बड़ी होने की वजह से उनके बीच में ओवरलैपिंग कम होती है, और ओवरलैपिंग कम होने की वजह से भाई उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे एस ब्लॉक में ऊपर से नीचे आएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एस ब्लॉक में जैसे ऊपर से नीचे आएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एलिमेंट का साइज भी बढ़ता है, साइज बढ़ने की वजह से मेटालिक बॉन्ड उनका पुअर होते जाता है, जिस वजह से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, इसलिए ऊपर से नीचे आते आते मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये एक और कारण मैंने आपको बता दिया, पहले भी एक कारण बता दिया था, पहले ये बताया था कि ऊपर वाले एलिमेंट हार्ड होते हैं, नीचे वाले सॉफ्ट होते हैं, इसलिए ऊपर से नीचे आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और एक कारण बताया था, ऊपर वाला सॉलिड में, नीचे वाला आपका लिक्विड में है, ये इधर ग्रुप 1 में, तो इसलिए आपका ऊपर से नीचे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब ये नया कारण साइज वाला भी बता दिया, एनसीईआरटी पढ़ते समय कोई आपका पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको भी नोट डाउन करके याद रख लेना भाई। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर, अभी हम शुरू कर रहे हैं आज के वीडियो में, अगर आपको अच्छे से याद होगा, वो है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले पॉइंट को तुम जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कर सकते हो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट करना भाई। एस ब्लॉक जब हम पढ़ते हैं तो एस ब्लॉक पढ़ने के बाद अपने को खुद की अपनी नोट्स बनानी पड़ती है, उस नोट से हम पॉइंट हमारे निकालेंगे, पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, उन पॉइंट को याद रखने के बाद जब हम फाइनल पेपर के लिए जाएंगे तब थोड़ी ना इतनी एनसीईआरटी हम लाइन बाय लाइन पढ़ पाएंगे, तो उस समय अपने को अपने जो पॉइंट है हमने बनाए हुए बस उसी पॉइंट को पढ़ लेना, एक बार ही हमने जो बनाई हुई ट्रेंड से उसको पढ़ लेना और फट से रिवाइज करके फाइनल पेपर के लिए चले जाना। इस तरीके से अपने को करना होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आप ध्यान से देखना, पहला वाला पॉइंट कौन सा जरा बता सकते हैं? पहला वाला पॉइंट है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में बता रहे कि सिल्वरी व्हाइट लस्ट्रस होते हैं बट थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, हार्डर देन अल्कली मेटल, बट ये अल्कली मेटल से हार्ड होते हैं। अभी एक पॉइंट देखना ध्यान से, अल्कली मेटल के कंपैरिजन में ये थोड़े से हार्ड है, अल्कली मेटल के कंपैरिजन में थोड़े से हार्ड है। अगर इनका हार्डनेस ज्यादा है तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि अल्कली मेटल का हार्डनेस कम है, इनका हार्डनेस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली अल्कलाइन अर्थ मेटल का हार्डनेस ज्यादा होने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल। तो वो पॉइंट आप देख लेना। उसके बाद आगे बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेरिलियम मैग्नीशियम के बारे में बता रहे कि वो ग्रेइश कलर के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं भाई? थोड़े से ग्रेइश रहेंगे। एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैं अभी बता चुका हूँ, उन्होंने भी बताया हुआ है। वो बोलते कि अल्कली मेटल यानी कि ग्रुप 1 के कंपैरिजन में ग्रुप 2 का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। देखो आपको कहा होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल आर हायर देन द करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल ड्यू टू स्मॉल साइज। देखो साइज छोटा होने की वजह से बोलते हैं, और मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि साइज छोटा होने की वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है। आगे बता रहे हैं कि इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम है। किसका आयनेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम है? ग्रुप 1 के ग्रुप 2? भाई ग्रुप 1 का आयनेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम रहेगा, ग्रुप 2 का ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 का साइज बड़ा है ना, साइज बड़ा है तो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू उसकी कम रहेगी, और ग्रुप 2 का साइज छोटा है तो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या रहेगी? कम रहेगी। आगे बता रहे हैं ग्रुप 1 के कंपैरिजन में ग्रुप 2 थोड़ा कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ग्रुप 1 के एलिमेंट एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि उनका मेटालिक कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ही ज्यादा है। ग्रुप 2 में थोड़ा सा लेफ्ट टू राइट हम आते हैं तो साइज कम हो जाती है, साइज कम होने की वजह से
उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाती है। मेटल्स की बाय द वे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर है, ये बता रहे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमारी ऊपर से नीचे बढ़ रही है, ये ऊपर से नीचे बढ़ेगी। जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई कम होती है। अब वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको अपने कर लेना अंडरलाइन, उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। पेज नंबर 299 की एंडिंग और 300 का स्टार्टिंग, जिसके अंदर बता रहे कि कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। कौन कौन भाई? कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, बस तीनों की बात चल रही है। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, इसको क्यों छोड़ दिया? ये तो रेडियो एक्टिव, इसकी तो बात ही नहीं करते हम लोग। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, इनको कलर है, कौन से कलर है लर्न करना चाहिए। इन्हीं कलर के ऊपर क्वेश्चन आता है। अगर हम इनका कलर लर्न नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं आ सकता भाई, इस बात को हमेशा याद रखना। बता रहे इनके बारे में कि इनका कौन सा कलर है। ब्रिक रेड कलर का आपका कैल्शियम है, फिर उसके बाद क्रिम्सन आपका स्ट्रोंटियम है, एंड बेरियम आपका एप्पल ग्रीन कलर का है। ये सारे कलर अपने को दिए हैं। जब हम इनको बर्न करेंगे तो ये फ्लेम के साथ जब बर्न होंगे तो फ्लेम का कलर आएगा, इसका क्रिम्सन रेड आएगा, इसका ब्रिक रेड आएगा, इसका क्रिम्सन, और इसका एप्पल ग्रीन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके कलर आते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला होगा कि इनके कोई कलर नहीं है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की फ्लेम को इसलिए कलर नहीं है क्योंकि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम का पहला तो साइज बहुत छोटा होता है। साइज छोटा होने की वजह से उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इन दोनों की सर इसकी नहीं होनी, इसकी ठीक है, मान लिया ग्रुप पीरियड 2 का है ना, पीरियड 2 का, तो पीरियड 2 वाले बदमाश एलिमेंट होते हैं, अपने ग्रुप से डिफरेंट बिहेवियर दिखाते हैं, इसलिए सर इसके लिए मान सकते हैं इसका साइज बहुत ही छोटा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी, इसलिए इसको हीट देने पर भी इसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता होगा, और आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, एक्साइट होगा नहीं, तब वो हायर शेल से लोअर शेल में आएगा नहीं, तो अपने को कलर देगा नहीं। कलर किस तरीके से आते हैं मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ग्रुप 1 के टाइम पे। मैंने कहा था किसी भी अल्कली मेटल या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल को अगर हम हीट देंगे तो हीट देने के बाद होता क्या, उसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हीट एनर्जी की वजह से हायर शेल में जाता है, और हायर शेल से दोबारा वो लोअर शेल में वापस आता है। जब वो लोअर शेल में वापस आता है तो विजिबल लाइट इमिट करके आता है। भाई विजिबल लाइट क्या होता है? विजिबल लाइट का मतलब विब्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये इमिट करके जब वो लोअर एनर्जी शेल में आता है उस समय को कलर इमिट करता है, इस वजह से फ्लेम को कलर आता है। तो होगा क्या, एक बार फिर से बताना। किसी भी अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल को जब मैं हीट दे दूंगा तो हीट देने की वजह से क्या होता है, हीट एनर्जी की वजह से आउटर मोस्ट शेल का उनका इलेक्ट्रॉन जो है अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल का, इनका ही क्यों, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है, इनमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो हीट एनर्जी की वजह से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी शेल में जाता है। जब वो हायर में होता है तो हायर से जब वो दोबारा वापस आता है लोअर एनर्जी शेल में तो एनर्जी इमिट करके आता है। जो एनर्जी इमिट करता है उसकी वेवलेंथ विबग्योर के इक्वल टू होती है, यानी कि विजिबल लाइट की इक्वल टू होती है, और वो इमिशन का जो कलर रहेगा वो कलर उस फ्लेम को आता है। सर इस इधर भी सबके लिए था कलर ऑलमोस्ट, इधर भी इन तीनों के लिए, इन दोनों के लिए क्यों नहीं है? सर इन दोनों के लिए इसलिए नहीं कि दोनों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, और क्योंकि दोनों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से हीट एनर्जी की वजह से भी उनके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर शेल में जाता नहीं, और इलेक्ट्रॉन अगर हायर शेल में जाएगा नहीं तो दोबारा वो लोअर शेल में वापस आते समय विजिबल लाइट इमिट करेगा नहीं, और जिस वजह से उसको कलर भी आएगा नहीं। इस पॉइंट को उन्होंने देखो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर डेफिनेटली कहीं ना कहीं कहा होगा। अब देख लो और उसको अंडरलाइन भी कर लो। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर टू स्ट्रांगली बॉन्ड टू द टू स्ट्रांगली बाउंडेड टू गेट द एक्साइटेड बाय द फ्लेम। बोलते हैं फ्लेम की वजह से वो बिल्कुल भी एक्साइट होता नहीं है। अगर हम फ्लेम भी दे देंगे इस मेटल को तो उसकी वजह से एक्साइट होगा नहीं, उस एनर्जी की वजह से इसलिए नहीं होगा बेरिलियम एंड मैग्नीशियम का, क्योंकि उसको न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांग बॉन्ड होता है साइज छोटा होने की वजह से। अगर वो एक्साइट ही नहीं होगा तो इस वजह से कलर आएगा नहीं। भाई कलर अपने को लर्न करने होते हैं, इस बात को याद रखना। अब देखो मान लो तुमको अगर किसी ने 2-4 मेटल दे दिए और बोले इनमें से बताइए कि कैल्शियम कौन सा है, स्ट्रोंटियम कौन सा है, बेरियम कौन सा है, ये बताइए, तो क्या करना, सारे की फ्लेम टेस्ट कर लेना। फ्लेम टेस्ट के अंदर क्या करना, उनको हीट दे देना। फ्लेम से जैसे उसको एनर्जी मिलेगी वो फ्लेम के कलर से अपने को पता चलेगा। अगर इसका कैल्शियम का जो कलर दिया हुआ है वो कलर अगर आ जाता है तो कह देना वो कैल्शियम है। स्ट्रोंटियम का जो कलर दिया है वो अगर आ गया तो बोल देना स्ट्रोंटियम है। इस तरीके से फ्लेम टेस्ट से मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सारा पॉइंट अपने को फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर भाई एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ध्यान देके बढ़िया से इनको देख लो। अब देखो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए अगला पॉइंट तुमको दिया केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
और उस पॉइंट के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं देख लो भाई। केमिकल प्रॉपर्टी जो है, जैसे आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं, ग्रुप 1 रहे कि ग्रुप 2 रहे, ऊपर से नीचे हमारी क्या बढ़ते जाती है, ऊपर से नीचे हमारी रिएक्टिविटी बढ़ती है ग्रुप 1 ग्रुप 2 में। और ग्रुप 1 ग्रुप 2 में रिएक्टिविटी आपकी डिसाइड होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी के ऊपर। मैं पहले वाले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। ग्रुप 1 रहे कि ग्रुप 2 रहे, ऊपर से नीचे आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ने की वजह से उनकी ग्रुप 1 में या ग्रुप 2 में, दोनों में ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी बढ़ती ही बढ़ती है। अब इन्हीं रिएक्टिविटी की हम बात करते हुए, जैसे हमने ग्रुप 1 में डिस्कस किया था कि ग्रुप 1 के एलिमेंट की, यानी कि अल्कली मेटल के एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी विद एयर एंड वाटर डिस्कस किया था। सेम उसी तरीके से ग्रुप 2 के अल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट की हम रिएक्टिविटी एयर एंड वाटर के साथ अभी यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस। तो कैसे डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान देके बढ़िया से इसको देख लो, एक भी पॉइंट हमारा मिस आउट नहीं होना चाहिए। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की इसके अंदर बता रहे कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की अगर बात करें भाई, ये हर ग्रुप में सर पहला वाला एलिमेंट मान लेते हैं कि वो इनर्ट होता है, मतलब पहला वाला एलिमेंट बदमाश होता है, एनोमलस बिहेवियर दिखा देता है, तो पहले वाले एलिमेंट की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो पहले वाले एलिमेंट के लिए अगर देखा जाए तो सर हम मान लेते हैं सर इस ग्रुप में मैग्नीशियम भी वैसे बिहेवियर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है सर मैग्नीशियम वैसा बिहेवियर? क्योंकि मैग्नीशियम जो है लिथियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप पजेस करता है। क्योंकि लिथियम के साथ आपका मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप पजेस करने की वजह से इसका भी साइज बहुत छोटा होता है, जिसलिए ये दोनों अपने अपने ग्रुप में एनोमलस बिहेवियर दिखाते हैं। मतलब ये तो उतना ग्रुप में एनोमलस बिहेवियर दिखाएगा नहीं, ये ज्यादा नहीं दिखाएगा, ये बहुत एक्सट्रीम दिखाएगा। और ये मैग्नीशियम लिथियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप में होने की वजह से लिथियम अपने ग्रुप में एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, इसलिए उसका कुछ इफेक्ट इसके ऊपर होता है। इसलिए आप देख रहे होंगे अक्सर हर ग्रुप में ऐसा होता था कि पहला ही एलिमेंट अपने ग्रुप से विपरीत यानी कि अपोजिट बिहेवियर दिखाता था। अब इस ग्रुप में सेकंड में ऐसा हो रहा है कि बेरिलियम के साथ साथ मैग्नीशियम भी बिगड़ गया और वो भी अपने ग्रुप से विपरीत बिहेवियर दिखा रहा है। इसलिए देखो उन्होंने कहा है रिएक्टिविटी विथ एयर एंड वाटर के अंदर बता रहे कि बेरिलियम मैग्नीशियम ये इनर्ट होते, किसके लिए इनर्ट होते भाई? ऑक्सीजन या वाटर के लिए, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। इसको मार लो अंडरलाइन। अब देखो सवाल पूछते समय इतना घुमा के वो सवाल पूछेंगे कि अपन अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्वेश्चन के अंदर बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ, या फिर वो बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड डजंट एग्जिस्ट ऑन या डजंट फॉर्म ऑन रिएक्टिंग विथ एयर या फिर वाटर। तो अपन अपने को दो चार ऑक्साइड दिए रहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड। ये बेरिलियम ऑक्साइड और ये बेरियम ऑक्साइड। तो ये बेरिलियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड है। चार ऑप्शन दिए और सवाल अपने को पूछा गया है कि वाटर या एयर के साथ, सॉरी एयर के साथ किस अल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्शन करने पर फॉलोइंग ऑक्साइड नहीं बनता है। तो कौन सा नहीं बनता है? बेरिलियम का ऑक्साइड नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने अभी अभी देखो कहा है, बोलते एयर के साथ बेरिलियम इनर्ट है, मैग्नीशियम भी एयर के साथ इनर्ट है। क्यों इनर्ट है? क्योंकि जो एयर का ऑक्सीजन है वो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देता है। इस ऑक्साइड की लेयर के चढ़ने की वजह से आपका बेरिलियम या मैग्नीशियम थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है, इसलिए वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर ऑक्साइड बना पाता नहीं है। बेरिलियम नहीं बना पाता, लेकिन अगली लाइन तुम पढ़ो, बेरिलियम का कुछ और फॉर्म बोला है उन्होंने, वो देखो क्या है। बोलते हैं हाउएवर पाउडर्ड बेरिलियम बर्न ब्रिलियंटली ऑन इग्निशन इन एयर टू गिव बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम नाइट्राइड। बोलते अगर पाउडर फॉर्म में अगर आप लेते हो बेरिलियम को, तो बेरिलियम का ऑक्साइड भी बनता है एंड बेरिलियम का क्या बनता है? नाइट्राइड भी बनता है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इसके ऊपर जब सवाल पूछते टाइम पे अपने को याद नहीं आता, इसलिए इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना और अपनी खुद की जब एस ब्लॉक के आप नोट्स बनाओगे तो उस नोट्स के अंदर इस पॉइंट को बारीकी से अलग से लिख के हाईलाइट करके लिख देना और हमेशा के लिए इसको याद कर लेना कि आपका जो नॉर्मल बेरिलियम है आपका सॉलिड स्टेट में इसके साथ रिएक्शन नहीं होती है एयर की और वाटर की, लेकिन अगर पाउडर फॉर्म का बेरिलियम लिया जाए तो उसके साथ आपका एयर रिएक्ट होके बेरिलियम का ऑक्साइड बनाता है, एयर का ऑक्सीजन, और एयर का नाइट्रोजन बेरिलियम का नाइट्राइड बना देता है। इसको अंडरलाइन करके आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आगे बता रहे कि मैग्नीशियम जो है ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बर्न विद डार्जलिंग ब्रिलियंस इन एयर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड। सेम जैसा बेरिलियम है वैसा ही आपका मैग्नीशियम भी है, वो भी बेरिलियम के ऑक्साइड की तरह मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है और बेरिलियम के नाइट्राइड की तरह मैग्नीशियम का नाइट्राइड बना देता है, MgO और Mg3N2। इस बात को याद रखना,
भाई हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम के बारे में बता रहे हैं कि इनके ऊपर आसानी से एयर का अटैक होके ये ऑक्साइड एंड नाइट्राइड बना देते हैं। दे आल्सो रिएक्ट विद वाटर ऑन इंक्रीजिंग विगर इवन इन द कोल्ड टू फॉर्म द हाइड्रोक्साइड। ये पॉइंट हमने ग्रुप 1 में भी ले लिया है। पॉइंट देखो छोटा सा है, लेकिन उस पॉइंट को बड़े पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करके सीक्वेंस बना के याद रखना, ये आपको मैं बता रहा हूँ। देखो 3-4 बातें इस पैराग्राफ के अंदर बताई। वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर के अंदर पहला पॉइंट बोला गया था कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो है एयर एंड वाटर के लिए इनर्ट होते हैं। एयर के लिए स्पेसिफिकली बोला इनर्ट होते हैं, उसके साथ रिएक्ट होते नहीं है। और एयर के साथ ये दोनों रिएक्ट नहीं होती, ये तीनों तो आसानी से रिएक्ट हो जाती है। इसको तो छोड़ दो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तो हम बात ही नहीं करते, ये नहीं होते। लेकिन अगर पाउडर फॉर्म में बेरिलियम लिया जाए तो आसानी से एयर के साथ रिएक्ट होकर बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है, एयर के ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाता है। और मैग्नीशियम भी एयर के ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है मैग्नीशियम का, और नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाता है। यहाँ तक सब क्लियर है। दूसरी बात बोले इनका तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो बराबर से आपके एयर के साथ रिएक्ट होते हैं। ये कैल्शियम का ऑक्साइड बनाता है, स्ट्रोंटियम का, ये बेरियम का, और ये नाइट्राइड भी बनाते थे। इनकी तो कोई टेंशन नहीं है। नॉर्मल वाला भी अगर एलिमेंट लिया जाए, इनको पाउडर फॉर्म में नहीं लिया तो भी चल जाता, हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली कि वाटर के साथ रिएक्टिविटी के बारे में, वो बोले कि ऊपर से नीचे वाटर के साथ रिएक्ट होने की टेंडेंसी बढ़ते जाती है, जैसे ग्रुप 1 में हमारा हो रहा था। ग्रुप 1 के अंदर कारण क्या था, ऊपर से नीचे वाटर के साथ रिएक्ट होने का, हमने वहां पर भी डिस्कस किया था। वहां हमने बोला था कि ऊपर से नीचे अगर देखा जाए तो वाटर के साथ रिएक्ट होने की टेंडेंसी इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि वाटर के साथ जब वो रिएक्शन करता है तो हमारा हाइड्रोक्साइड बनाता है। किस तरीके से मैं ग्रुप 1 के बारे में बता देता हूँ, फिर ग्रुप 2 का रिएक्शन भी लिख लूंगा। आई होप कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, बराबर है, आपको स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहा है, बढ़िया। तो भाई मैं अभी आपको रिएक्शन बता रहा था, ध्यान देके बढ़िया से देख लो कौन सी रिएक्शन बता रहा हूँ। ग्रुप 1 में जैसे हमने रिएक्टिविटी देखी थी वाटर के साथ, सेम टू सेम रिएक्टिविटी ग्रुप 2 में है। ग्रुप 1 में जैसे आपको मालूम है कि ग्रुप 1 का कोई मेटल आपका वाटर के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोक्साइड बना रहा था। ये M+ OH- MOH बनता है बाय द वे वो, लेकिन MOH वो आयनिक होने की वजह से बाय द वे वो डिसोसिएट होकर आयंस बनाई देता है। और ये आपका हाइड्रोजन निकल रहा था, इसको मैं हाफ ऑफ H2 लिख सकता हूँ, या फिर इनको दो लेके H2 भी लिबरेट कर सकता। जैसे ग्रुप 1 में हो रहा था भाई, वैसे के वैसे ग्रुप 2 में होगा। बस ग्रुप 2 में थोड़ा सा फर्क है। ग्रुप 2 का मैं मेटल ले लेता हूँ, वो जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो हमें यहाँ पर वाटर लेने पड़ेंगे 2, और यहाँ पे MOH/2 बनता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है ऐसा, और 2 हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में लिबरेट हो जाते हैं। और ये भी बाय द वे आपका डिसोसिएट होता है M2+ एंड ट्वाइस ऑफ OH- में, क्योंकि ये भी आयोनिक होता है। और ये आयोनिक कैरेक्टर अगर देखा जाए तो ऊपर से नीचे आपका बढ़ते जाता है। ऊपर वाला थोड़ा कोवेलेंट होता है, नीचे वाला आयनिक होता है। ऊपर वाला कोवेलेंट होने का कारण क्या है, जो ग्रुप 1 में कारण था वही यहाँ पर है। जैसे ग्रुप 1 में मैंने बोला था लिथियम का साइज छोटा होता है, और हाइड्रोक्साइड के साथ ये जो बॉन्ड बना लेता है तो कटाइन का साइज छोटा होने की वजह से अनाइन से अपने तरफ, ये अनाइन मान लो और ये कटाइन मान, तो अनाइन से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पोलराइज करने की वजह से, फजन रूल की वजह से इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा था। और ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम आएंगे, कटाइन का साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड मोर आयोनिक होते जा रहा था। सेम टू सेम इधर है, ऊपर वाला बेरिलियम एंड मैग्नीशियम थोड़ा सा साइज छोटे होने की वजह से ये थोड़े से कोवेलेंट होते हैं। और जैसे हम नीचे आएंगे तो नीचे आते आते बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, स्ट्रोंटियम का, बेरियम का, इनके जो हाइड्रोक्साइड है ऊपर से नीचे आते आते मोर आयोनिक होते जाते हैं। तो भाई यहाँ पर देखो हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि रिएक्टिविटी विथ वाटर, जैसे ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी बढ़ रही थी वाटर के साथ रिएक्शन करते समय, वो इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे आते आते इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा था और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो रही थी, इसलिए आसानी से आपका इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था। और जितना जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतना जल्दी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसलिए वाटर के साथ ऊपर से नीचे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ रही थी। और क्योंकि उसकी जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल का ऑक्सीडेशन ही होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ग्रुप 1 में मेटल आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे +1 में ऑक्सीडेशन हो रहा था। और यहाँ ग्रुप 2 में भी देखो मेटल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ आपका मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अगर पूछा जाए ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी क्यों बढ़ रही है, तो कारण सीधे सीधे बता देना भाई, ऊपर से नीचे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में वाटर के साथ रिएक्टिविटी इसलिए बढ़ती है, रिएक्शन इसलिए विगरस हो जाती है, इसलिए जल्दी से रिएक्शन हो जाती है क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाती है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होने की वजह से उसकी वाटर के साथ रिएक्शन बहुत तेज होती है, एक पहला कारण। दूसरा और एक कारण बताता हूँ,
ऊपर से नीचे आते आते आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन आपका लॉस होने लगता है, जल्दी से वाटर के साथ रिएक्शन करके वो जल्दी से ऑक्सीडाइज तो होता है, साथ में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज का भी यहाँ पर सीन होता है, जिसके बारे में हमने ग्रुप 1 में चर्चा कर ली थी। अगर आप भूल गए होंगे तो उस वीडियो को थोड़ा सा दोबारा देख लेना, आपको पॉइंट जल्दी से याद आ जाएगा। जैसे ग्रुप 1 में आपका ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था लिथियम, था कि नहीं था, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ कम थी और ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी आपकी बढ़ते जा रही थी। और ग्रुप 2 के अंदर भी अगर सेम देखा जाए तो ये इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इसकी भी ऊपर से नीचे वाटर के साथ रिएक्टिविटी बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पे मेनली वाटर के साथ रिएक्टिविटी बढ़ने का मुख्य कारण है उनके आयनाइजेशन एंथैल्पी, और आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होने की वजह से ऊपर से नीचे वैल्यू उसकी कम कम होती जाती है, इसलिए रिएक्शन जल्दी से ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो जाती है वाटर के साथ रिएक्शन होने पर, और वो जल्दी से वाटर के साथ रिएक्ट होता है। बस इतना ही पॉइंट इसके बारे में याद रखो। आगे देख लो इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। भाई ग्रुप 1 के अंदर बता देना, बहुत सारी चर्चा हमने की थी हैलोजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी कैसे होती है। आप जल्दी से मुझे बता दो, हैलोजन के साथ ऊपर से नीचे इनकी रिएक्टिविटी बढ़ रही थी कि कम हो रही थी? बढ़ रही होंगी तो ऐसा ऊपर का एरो दिखाओ, कम हो रही होगी ऊपर से नीचे तो कम वाले का बताओ। कैसे बताएंगे आप, मुझे जल्दी जल्दी बता दो। जैसे ग्रुप 1 में क्या हो रहा था, ऊपर से नीचे हैलोजन के साथ उनकी रिएक्टिविटी बढ़ रही थी कि कम हो रही थी? भाई याद करो, बढ़ रही थी कि कम हो रही थी? क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी ऊपर से नीचे कि डिक्रीज हो रही थी? अरे यार अगर आप ऐसे भूल जाओगे तो कैसे होगा। ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे हैलोजन के साथ रिएक्टिविटी क्या हो रही थी, नहीं याद आ रहा है? उसके लिए वो पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट था कि अगर आप उस पॉइंट को भूल गए तो समझ लेना तुम गए काम से, क्योंकि चुन के एनसीईआरटी में से वही पॉइंट निकालेगा और उसी के ऊपर सवाल पूछेगा। मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं अगर आप भूल गए होंगे। ग्रुप 1 में सारे के सारे जो हैलोजन है फ्लोरीन के साथ जब रिएक्ट होके फ्लोराइड बनाते थे तो उस फ्लोराइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू मोर नेगेटिव थी, इसलिए फ्लोरीन के साथ उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी। अब उसके अंदर मैं फिर से दोबारा एक्सप्लेन करके इस वीडियो का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप उस वीडियो को जाके एक बार देख लो। फ्लोरीन के साथ अलग था और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ अलग था। उसमें हमने दो और चीजें की थी। पहला क्या किया था कि सारे अल्कली मेटल को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट किया था, और फिर बाद में सारे अल्कली मेटल को क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ उनके आयोडाइड क्लोराइड ब्रोमाइड भी बनाए थे, वो डिस्कस किया था। वो डिस्कस किया था हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। वो आपने देखना है, एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने क्या देखना है उस वीडियो के अंदर, तो हमने मेटल को कांस्टेंट रखा था और हैलोजन को हमने वेरी किया था, वो भी पॉइंट हमने देखा था, उस वीडियो में देखा था। इसमें नहीं बताऊंगा, टाइम पास नहीं करूंगा और इतना ज्यादा, दोबारा जाके आप देख लेना उसको। फिलहाल सिर्फ इतना बता दो कि ऊपर से नीचे, सिर्फ ऊपर से नीचे, मतलब ये यहां से यहां तक सीजियम तक, फ्रांसियम छोड़ दो, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ऐसा अगर आपको सवाल आए बोले लिथियम तेजी से रिएक्ट होगा हैलोजन के साथ या सीजियम जल्दी से रिएक्ट होगा हैलोजन के साथ, हैलोजन मान लो फ्लोरीन है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, कौन जल्दी से रिएक्ट होगा, लिथियम के सीजियम? भाई जल्दी बोलो, सीजियम, क्योंकि हैलोजन के साथ रिएक्ट होने के लिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हैलोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी हैलोजन के साथ कम होती है कि बिकॉज इट इज अ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है बिकॉज इट इज अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो अगर बात की जाए पर्टिकुलर हैलोजन के साथ, मान लो एक हाथ कोई हैलोजन है, फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, उसके साथ लिथियम लेस रिएक्ट होता है एंड आपका सीजियम मोर रिएक्टिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वहां पे मैटर करता है। अगर सर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मैटर करता है तो फिर जिसके आप बात कर रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, वो क्या सीन है, वो आप पिछले वीडियो में जाके देख लो, वो मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर रिपीट करते बेटा आधा घंटा उसी में एक्सप्लेन करने में चला जाएगा। अब अगला पॉइंट देखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन के अंदर उन्होंने क्या कहा, ध्यान देके बढ़िया से देख लो। इसके अंदर का जो पॉइंट है, जो दो रिएक्शन है वो एग्जाम में आती है, और ये दो रिएक्शन को हमने किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में भूलना नहीं है। कौन सी दो रिएक्शन है एक बार बढ़िया से बता रहा हूँ, बता रहे कि सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल आपके हैलोजन के साथ कंबाइन होके हैलाइड बनाते हैं, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं, हायर टेम्परेचर पे, यानी कि एलिवेटेड टेम्परेचर पे हैलाइड्स बनाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इनका हैलाइड बनता है ये हायर टेम्परेचर पे बनने के बाद भी डिकम्पोज नहीं होता है। मोस्टली क्या होता है, कोई भी कंपाउंड अगर तुमने बना लिया और उस कंपाउंड का टेम्परेचर अगर तुम बढ़ा देते हो तो हायर टेम्परेचर पे वो कंपाउंड के अंदर के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और वो डिकम्पोज हो जाता है। इन्होंने क्या कहा, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, बोलते कि अल्कलाइन अर्थ मेटल आपके हैलोजन के साथ एलिवेटेड मतलब हायर टेम्परेचर पे कंबाइन हो जाते हैं
और हायर टेम्परेचर पे उनका हालाइड बनने के बाद वो हालाइड स्टेबल भी होता है। अब रिएक्शन देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है मेटल की रिएक्शन आपको दी हुई हैलोजन के साथ, मेटल रिएक्ट विथ हैलोजन X2 और ये क्या बनाता है MX2। ये हैलोजन होता है Cl2 Br2 I2, जो भी आपको लेना है वाला रहेगा। इसके अंदर की दो चीजें जिसके ऊपर सवाल जरूर आता है, जिसको कतई नहीं भूलना, अगर आप इसको भूल गए तो समझ लेना कि आपको मार्क बहुत कम मिलने जाने वाले हैं। वो दो चीजें कौन सी मैं बता रहा हूं, ध्यान देके बारीकी से उसको अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट कर लो। वो बता रहे कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम बेरियम फ्लोराइड, मिला क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4/2 BeF2 is the best route for the preparation of BeF2। लेकिन दुखद बात यह है कि उसकी रिएक्शन उन्होंने यहाँ दी नहीं है। मैं उसकी रिएक्शन लिख देता हूँ, अमोनियम NH4/2 BeF4। अब इसका डिकम्पोजिशन होने से बेरिलियम फ्लोराइड कैसे बनेगा देख लो। इसको मैं डिकम्पोज करूंगा तो इससे बेरिलियम फ्लोराइड BeF2 एक तो ये बन जाता है, बना। फिर बाद में NH4 और 4 में से 2 फ्लोरीन गए, अभी 2 फ्लोरीन बाकी है और 2 NH4, एक NH4 के साथ एक फ्लोरीन और दूसरे NH4 के साथ दूसरा फ्लोरीन, तो NH4/F ये अपने NH4F अपने को 2 बार मिल जाता है। ये रिएक्शन बुक में नहीं दी, आपको देख लो। अब इसको अमोनियम फ्लोरोबेरिलेट भी कहते हैं, बोर्ड में उसका नाम दिया हुआ है, NCERT में नहीं दिया हुआ है। अमोनियम फ्लोरोबेरिलेट, इसका अगर मैं डिकम्पोजिशन करूंगा तो BeF2 बनाएगा। अब इन्होंने सर पर्टिकुलरली ऐसे एम्फसाइज करके क्यों बोला है? पहला सवाल तो आपके मन में उठ रहा होगा कि सर पर्टिकुलरली इसी तरीके से फोकस्ड करके एम्फसाइज करके उन्होंने ये क्यों बोला कि BeF2 को बनाने के लिए इसका डिकम्पोजिशन करो, वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि इसको हीट दे दो और हीट दे के इसको डिकम्पोज करेंगे तो आपको BeF2 मिलेगा। तो थर्मल डिकम्पोजिशन से इसको बनाना बहुत आसान रहता। वो इसलिए बोला क्योंकि बेरिलियम की डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो आपका BeF2 बनता नहीं है। तो बेरिलियम की डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ बनाने से आपका BeF2 बनेगा नहीं, इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर आपको BeF2 बनाना है तो इस कंपाउंड का थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि हीट देके इसको डिकम्पोज कराओ, तभी जाके आपको BeF2 बनेगा। इसलिए BeF2 बनाने की ये बेहतर मेथड है। इस बात को, इस रिएक्शन को हमेशा के लिए याद रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखो, उसी के अंदर और एक रिएक्शन दी है, कौन से? फ्लोराइड को बनाने के लिए, वो है BeCl2 बनाने के लिए। बोलते कि BeCl2 अगर आपको बनाना है तो BeCl2 के लिए बेरिलियम का ऑक्साइड ले लो, बेरिलियम का ऑक्साइड ले लो, कार्बन एंड क्लोरीन ले लो और रिएक्शन कर लो, तब आपको बेरिलियम का क्लोराइड मिलेगा विद द लिबरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो BeCl2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये देखो इस बारे में बता रहे, बोलते बेरिलियम क्लोराइड अगर तुमको बनाना है, भाई बेरिलियम क्लोराइड बनाने के लिए कार्बन रिडक्शन करो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके, तब आपको क्या मिलेगा? बेरिलियम के ऑक्साइड का कार्बन रिडक्शन करो, बेरिलियम के ऑक्साइड का कार्बन रिडक्शन करो क्लोरीन की प्रेजेंस में, तब जाके आपको BeCl2 मिलेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करेगा, अपने साथ जोड़ लेके CO2, मैंने गलत लिखा भाई, ये CO लिबरेट कर देगा। इसको थोड़ा CO लिख लो, गलती से लिख दिया था। तो इस तरीके से बनेगा। ये तो रिएक्शन को इतने अच्छे से याद कर लो कि इसके ऊपर कोई भी सवाल आया तो बिल्कुल भी अपना छूटना नहीं चाहिए। इस बात को आप हमेशा याद रखना, ठीक है? तो भाई हम आगे बढ़ते जा रहे हैं अगली रिएक्शन की तरफ, और वो कौन सी है ध्यान देके अभी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट देखो कौन सी रिएक्शन तुमको दी है भाई। ये जो रिएक्शन मैंने दी ना, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन। इसका टेम्परेचर लिखना भूल गया, 600 से 800 केल्विन के टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है। इसके बारे में थ्योरी पढ़ लो, ऊपर लिख के दिया। बोलते थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे आप NH4/2 BeF4 का, तो ये बेस्ट रूट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ BeF2 एंड BeCl2 इज कन्वीनियंटली मेड फ्रॉम द ऑक्साइड। बोलते BeCl2 यानी कि बेरिलियम का क्लोराइड उसके ऑक्साइड से बनता है, एंड बेरिलियम का फ्लोराइड इसके थर्मल डिकम्पोजिशन से बनता है। इस बात को हमेशा के लिए याद रखना है। अगला दिया है तुमको रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन के बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। मिला क्या? हाइड्रोजन के बारे में हमने रिएक्टिविटी पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा ग्रुप 1 में, तो मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था ग्रुप 1 में हाइड्रोजन के साथ ऊपर से नीचे रिएक्ट होने की टेंडेंसी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ऊपर वाला जो लिथियम का हाइड्राइड होता है वो मोर स्टेबल होता है, सोडियम का हाइड्राइड लेस स्टेबल, पोटेशियम का और भी कम, रुबिडियम का और भी कम और सीजियम का और भी कम। तो ग्रुप 1 में हमने कहा था कि ऊपर से नीचे हाइड्राइड की स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि ग्रुप 1 में पहला जो लिथियम का हाइड्राइड बनता है वो थर्मली मोर स्टेबल था। जब मैं कहता हूँ थर्मली मोर स्टेबल, तो भाई उसका मतलब ये होता है कि हीट देने पर भी वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो थर्मली मोर स्टेबल आपका लिथियम का हाइड्राइड होता है। थर्मली मोर स्टेबल होने की वजह से लिथियम के हाइड्राइड स्टेबिलिटी
होने की वजह से लिथियम का हाइड्राइड मोर स्टेबल होने की वजह से लिथियम के हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और आपके सीजियम के हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी कम होती है। तो ऊपर नीचे ग्रुप 1 में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होने की टेंडेंसी कम हो रही थी भाई। वैसे ही ट्रेंड कुछ ग्रुप 2 के अंदर आपको दिखाई देता है। बोलते कि सारे एलिमेंट अगर बेरिलियम को बस छोड़ दिया जाए, ग्रुप 2 का बेरिलियम, ग्रुप 2 के बेरिलियम को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर आपके हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे ग्रुप 1 में LiH, NaH, KH, RbH, CSH ऐसा बनता था, वैसे ग्रुप 2 में BeH2, MgH2, CaH2, SrH2, BaH2 यानी कि 2 हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं क्योंकि ग्रुप 2 के एलिमेंट की 2 वैलेंसी होने की वजह से। भाई अगला पॉइंट देखो, उसके अंदर ये बोल रहे हैं कि ग्रुप 2 में बेरिलियम को छोड़ के, ग्रुप 2 में बेरिलियम को छोड़ के सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर हाइड्राइड बनाते हैं और ये हाइड्राइड बनाने वाली रिएक्शन बहुत ही आसान रहेगी। बस ग्रुप 2 का एलिमेंट ले लो, M मतलब मेटल पकड़ो, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करो, MH2 मतलब आपका हाइड्राइड बन जाएगा। तो इस तरीके से इसको करना है भाई। अगली रिएक्शन हम देखते, ध्यान देके बढ़िया से। नेक्स्ट उसके नीचे बोला है कि BaH2 अगर आप बना नहीं सकते, अगर मान लो BH2 तो आपका बनेगा नहीं। अभी उन्होंने कहा है कि एक्सेप्ट बेरिलियम, इस पॉइंट को अंडरलाइन करके याद कर लाए, बेरिलियम को छोड़ के सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर ऐसा हाइड्राइड बनाएंगे, बेरिलियम नहीं बनाएगा। तो अगर अपने को बेरिलियम का हाइड्राइड बनाना है तो बनाने के लिए कोई दूसरा तरीका है क्या सर? बिल्कुल है हमारे पास दूसरा तरीका। और वो कौन सा दूसरा तरीका है? तो आपको देखो वहां पे दिया हुआ है और वो तरीका आपको दिख रहा है, वो है कि बेरिलियम का क्लोराइड जो हमने बनाया था ऊपर हेलोजन के साथ रिएक्शन करके, बेरिलियम के ऑक्साइड से जो हमने बेरिलियम का क्लोराइड बनाया था, उस बेरिलियम के क्लोराइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कर लो। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करने से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। वो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, बेरिलियम का क्लोराइड ले लो, ये 2 बार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है LiAlH4 जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन कर देगा। रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या लगेगा, यहाँ पर डेफिनेशन लगेगा रिडक्शन इज द, ये रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ अपने में से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसको अंदर करेगा। सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेगा इसके अंदर तो इसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं है सर, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इसका रिडक्शन कैसे होगा? तो इसमें से रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निकलेगा एंड दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज क्लोरीन। तो क्लोरीन का इसमें से रिमूवल हो जाएगा, क्योंकि ये भी वन ऑफ द डेफिनेशन है आपकी रिडक्शन की। रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके अलावा और एक पॉइंट, रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वैसे ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। भाई इस बात को याद रखना। इसी डेफिनेशन को ओबे करते हुए यहाँ पे इसमें से 2 हाइड्रोजन इसके अंदर चले जाएंगे और अपने को मिल जाएगा BeH2। BeH2 इसके अंदर अपने को मिलेगा BeH2 और साथ में बाई प्रोडक्ट मिलेंगे, एल्यूमिनियम का क्लोराइड मिलेगा, आप देख लो आपके बुक के अंदर, और लिथियम का भी क्लोराइड मिलेगा LiCl। अब चेक कर लो एक बारी बैलेंस हुई कि नहीं हुई। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुए तो भाई मुझे इसको 2 बार ही लेना पड़ेगा। आप चेक कर लो, 2 बेरिलियम हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, लिथियम एक बार है, आपका वो क्लोरीन सब बैलेंस हो चुका है। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन होगी भाई। तो रिएक्शन कैसी थी जरा एक बार ही बताना। इस पॉइंट के अंदर अपने को क्या सीखने को मिला? तो भाई इस पॉइंट के अंदर अपने को सीखने को मिला ये हाइड्रोजन के साथ ग्रुप 2 के एलिमेंट आसानी से रिएक्ट हो जाते हैं, सिर्फ बेरिलियम रिएक्ट होकर हाइड्राइड बनाता नहीं, बाकी सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर उनका हाइड्राइड बनाते हैं। बेरिलियम आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर हाइड्राइड बनाता नहीं है। बेरिलियम का हाइड्राइड बनाने के लिए हमें बेरिलियम का क्लोराइड लेना पड़ेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ उसका रिडक्शन करना पड़ेगा, तब जाके अपने को बेरिलियम का हाइड्राइड मिलेगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से इस वीडियो को खत्म करेंगे। 2 पॉइंट के बाद वो कौन सा है ध्यान देके देख लो, वो है रिएक्शन टुवर्ड एसिड। और बोले कि जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो आसानी से रिएक्ट होते हैं एसिड के साथ और हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन करने पर आपका हाइड्रोजन लिबरेट होता है। इसलिए मुझे कतई बताने की जरूरत नहीं है कि एसिड के साथ रिएक्शन होने पर ये क्या लिबरेट करेंगे और क्या नहीं। आपके बुक में एनसीईआरटी में आप देख लो रिएक्शन लिख के दिया हुआ है। वैसे तो मैंने लिखना नीचे बट फिर भी बता दे रहा हूँ। मान लो कि एसिड मैंने HCl ले लिया है और बैलेंस करने के लिए 2 लेना पड़ेगा, तो मेटल का क्लोराइड बनाएगा MCl2 और हाइड्रोजन का आपका लिबरेट कर देगा। तो बोलते हैं ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट है सारे आसानी से एसिड के साथ रिएक्ट होके क्या लिबरेट करते हैं? तो आपकी हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। भाई अगला वाला पॉइंट है रिड्यूसिंग नेचर।
रिड्यूसिंग नेचर के बारे में शायद ही मुझे आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू एक बार आप देख लो ऊपर वाले टेबल में, एक पेज ऊपर जाके उस टेबल के अंदर ऊपर से नीचे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सिस्टमैटिक मैनर में ऊपर से नीचे मोर निगेटिव होती जा रही थी। ऊपर वाला लेस निगेटिव, नीचे वाला मोर निगेटिव, और जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल मोर निगेटिव होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसी फिनोमेना को ओबे करते हुए हम कहेंगे कि बेरिलियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लेस निगेटिव होने की वजह से वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और बेरियम का ज्यादा होने की वजह से वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऊपर से नीचे रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी आपकी क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। भाई उस पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन किया होगा, आप ध्यान देके बढ़िया से देख लो क्या बोला है, जल्दी जल्दी बताना। तो बोलते हैं लाइक अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल भी आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कैसे बताया जाता है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो आपको टेबल 10.2 के अंदर दिया है, बोलते हैं बेरिलियम का वैल्यू बहुत ही छोटा होने की वजह से वो आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल में बहुत ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और बाकी ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम जाएंगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ने की वजह से वो रिड्यूसिंग एजेंट भी स्ट्रांग होते जाते हैं। फिर आपका ग्रुप 1 का एक पॉइंट हमने पढ़ा था भाई, इसके बाद रिएक्शन विथ अमोनिया, याद होगा आपको ग्रुप 1 के एलिमेंट को हमने जब अमोनिया के साथ रिएक्ट किया था तो क्या बनता था, एक कॉम्प्लेक्स बनता था अमोनेटेड कॉम्प्लेक्स, और साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन जो अमोनेटेड होता था, और उसके बाद वो पैरामैग्नेटिक भी होता था। वैसे ग्रुप 1 में जैसा हमने डिस्कस किया था उस वजह से डीप ब्लू कलर का कलर वलर भी आता था, वो हमने जैसे ग्रुप 1 में अमोनिया के साथ ग्रुप 1 की रिएक्शन देखी थी, सेम टू सेम आपके ग्रुप 2 में देखो अमोनिया के साथ रिएक्शन दे रही है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की। बोलते हैं लाइक अल्कली मेटल, यानी कि ग्रुप 1 की तरह जैसे ग्रुप 1 में था आपकी अल्कली मेटल, वैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल भी लिक्विड अमोनिया के अंदर डिजोल्व होकर अपने को डीप ब्लू ब्लैक सोल्यूशन देते हैं, और अमोनेटेड आयन भी प्रोड्यूस होता है। ये रिएक्शन मुझे आपको लिख के देने की जरूरत वैसे तो नहीं है, वहां पर हमने देखा हुआ था, लेकिन फिर भी देख लो, किसी के हाथ में एनसीईआरटी नहीं होगा तो उसके लिए मुझे लिख के देना पड़ेगा। बस इस रिएक्शन को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और इसको खत्म करेंगे। देख लो भाई, ये कितने टाइम है, एक्स टाइम आपका प्रोड्यूस होता है कॉम्प्लेक्स आयन, इसका चार्ज +2 है, वैसे उधर चार्ज +1 आया करता था, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये NH3 कितने टाइम से भाई, y टाइम, और ये आपका माइनस है। तो ध्यान देखिए कितना माइनस होना चाहिए था, ये 2 बार है तो फिर एक ही माइनस होना चाहिए, अब बीच में प्लस साइन है। तो देखो क्या होता है, तो ये मेटल की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करें, लिक्विड अमोनिया के अंदर ग्रुप 2 का, ये लिक्विड अमोनिया के अंदर मैं ग्रुप 2 का अल्कलाइन अर्थ मेटल को जब डिजोल्व करूंगा तो ये अमोनेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है मेटल का, और ये कॉम्प्लेक्स बनते समय इसका चार्ज +2 है। +2 चार्ज क्यों आया, क्योंकि इस मेटल ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, एक इलेक्ट्रॉन एक अमोनिया के साथ, एक इलेक्ट्रॉन y नंबर ऑफ अमोनिया के साथ कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी y नंबर ऑफ अमोनिया के साथ कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से सोल्यूशन आपका एक तो कंडक्टिंग बन जाता है, और साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सोल्यूशन आपका पैरामैग्नेटिक हो जाता है। और ऐसा करने से सोल्यूशन को कौन सा कलर आता है उन्होंने बताया हुआ है, डीप ब्लू ब्लैक कलर आता है। इस कलर को अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आगे बता रहा है कि फ्रॉम दिस सॉल्यूशन अमोनेटेड MnS3/6 कैन बी रिकवर। अगर आपको इस सॉल्यूशन में से मेटल का ये कंपाउंड बनाना है MnS3/6 ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो इस कॉम्प्लेक्स को आप इस सॉल्यूशन में से रिकवर कर सकते हैं। तो भाई ये आखिरी पॉइंट था केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप 2 में, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि लिक्विड अमोनिया के अंदर अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल को डिसॉल्व करूं तो हमारे कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कॉम्प्लेक्स आपको मालूम है पैरामैग्नेटिक होते हैं, सॉल्यूशन कंडक्टिंग होता है, डीप ब्लू ब्लैक कलर आता है। और उन्होंने कहा अगर आपको ये बनाना है MnS3/6 इसमें M क्या रहेगा, M मतलब कोई भी मेटल रहेगा भाई, इसमें से मेटल मान लो अगर मैंने कैल्शियम ले लिया तो CaNH3/6 हो जाएगा, इस तरीके का मोस्टली मेटल, ये इसमें से कोई भी मेटल ले लो, तो ये ऐसा अगर आपको बनाना है ऐसा कॉम्प्लेक्स तो इस सॉल्यूशन में से आप उसको बना सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, कहा है। तो गाइज इस वीडियो में हम इतना ही लेंगे, बाकी हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।